नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद और मैं हूं ओम प्रकाश। उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, कोस कोसी नदी और रामगंगा नदी। ये नदियां हमारे जीवन की धारा भी है, लेकिन कई बार बड़ी चुनौती भी बन जाती है। साल 2010 में कोसी नदी का उफान लोगों को आज भी याद है। उस समय कई घर, दुकानें और सड़कें नदी के तेज बहाव में बह गई थी। आज भी जब मानसून आता है, तो नदी किनारे रहने वाले लोगों के मन में एक सवाल उठता है, क्या भविष्य में फिर ऐसी तबाही हो सकती है? इसी खतरे को समझने के लिए अब इन नदियों पर वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया गया है। आगे आप इस वीडियो में जानेंगे, यह वैज्ञानिक सर्वे क्यों किया जा रहा है, इसमें कौन-कौन सी आधुनिक तकनीकी इस्तेमाल हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका उत्तराखंड संवाद में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आप सभी को नमस्कार। और आज हम काफी दिनों के बाद जुड़े हैं, तो आज ठीक है ओम प्रकाश जी के साथ। तो मेरा नाम कुंवर सिंह रावत है, रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो अभी हम लोग दिल्ली एनसीआर में ही हैं। तो जैसे ही टाइम मिलेगा, हो सकता है हम कल ही उत्तराखंड की तरफ मूव करें। तो जिस बारे में आज विशेष चर्चा हो रही है, तो आज उसका जो प्रश्न उठाया है, डिस्कशन पॉइंट बहुत ही शानदार है और बहुत ही जरूरी है ये। रावत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताएं कि कोसी और रामगंगा नदी के किनारे जो वैज्ञानिक सर्वे शुरू हुआ है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, रामगंगा नदी और कोसी नदी, आपको ये पता है कि दोनों ही ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं। तो ये नदियां क्या होती है कि शांत होती हैं। जैसे आपको अलकनंदा, पिंडर और भागीरथी, बिलंगना, ये सारी नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ये जो दो नदियां हैं, इसमें एक नदी और बताऊंगा मैं आपको, गगास भी है। तो कोसी नदी और गगास और रामगंगा, जो रामगंगा की सहायक नदियां बहुत सारी है, विनोद नदी भी है और ये गगास नदी है। तो ये रामगंगा में समाहित हो जाती है। और बाकी जो कोसी नदी है, कोसी नदी का एक अलग हिसाब चलता है। कोसी कटारमल के वहां से निकलते हुए आगे जाती है। दोनों ही जनरली वहां से ग्लेशियर से नहीं निकलने की वजह से इनका क्या होता है कि जब ये ग्रीष्म ऋतु आती है, खासतौर पे फरवरी मार्च के बाद ही इसमें पानी का कम होना, लगातार कम होना शुरू हो जाता है। तो उसका ना पता नहीं चल पाता कि पानी, जब बारिश का मौसम आता है तब तक ये पानी काफी कम हो चुका होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी पेयजल योजनाएं, कई चीजें हैं इस तरह से। अब होता क्या है कि काफी तेज बहाव से जब बारिश आती है, तो अचानक ही कहीं से बादल जो है ना, क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटता है या लैंडस्लाइडिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे का अचानक उसमें पानी बढ़ जाता है। तो वो कभी कभी क्या कारण क्या है कि उसके जो किनारे किनारे जो लोग बसे हुए हैं, तो वो जो लोग क्या मतलब पूरी यानी कि टाउनशिप ही बसा ली जाती है। हालांकि वहां पे अलकनंदा के किनारे भी काफी बसे हैं, लेकिन वो जल स्तर से जरा सा दूरी पे, वहां भी जनरली बहुत कुछ होता है ऐसा। वहां तो बल्कि ग्लेशियर तो पिघलते रहते हैं गर्मियों में, तो उससे बहाव तेज हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जब मानसून आता है, तो मानसून के टाइम में बहुत ही विध्वंस हो जाता है। अचानक ही बादलों का फटना, अचानक ही मतलब लैंड का जो कटाव होना, ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब क्या हो रहा है कि गांव के किनारे बसे ये लोग, ये जो एरियाज हैं, ये जो टाउनशिप हैं, ये कस्बे जो है ना, कितने सुरक्षित हैं, कितने असुरक्षित हैं, इसके बारे में बहुत सारी बारी लोगों से बातचीत की गई है।
लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। वो अपना लगातार नदी के किनारे, क्योंकि पेयजल की बात आती है, पेयजल बहुत जरूरी होता है, गाय भैंस जानवरों के लिए भी ये पेयजल की मतलब होना चाहिए करके। तो वो नदियां बिल्कुल ऐसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से जब ये चीजें क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग होता है तो इमिडिएटली बहुत ही खतरा पैदा हो जाता है। उसमें कई बार तो कई चीजें बहा के वो ले जाते हैं। तो ये जो अब ये इसके लिए वैज्ञानिक सर्वे की बहुत जरूरत पड़ी है। वैज्ञानिक आप बताएंगे कि इसका जो एरिया कहाँ से कहाँ तक रहेगा करके। तो इस बारे में एक इसी उद्देश्य से ये सर्वे को शुरू किया गया है जी। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे सर्वे में वैज्ञानिक किन किन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। रावत जी, पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में कई जगह बादल फटने और मलबा आने की घटनाएं हुई। क्या इन घटनाओं ने भी इस सर्वे की जरूरत को और बढ़ा दिया है? देखिए, हमारे यहाँ ने बहुत सारे संस्थान बने हुए हैं, चाहे विवेकानंद इंस्टीट्यूट बना है कोसी कटारमल के पास में, और वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जो उसको रिसर्च करता है उसके ऊपर से। तो वो बहुत सारी चीजें ये लगातार करते रहते हैं वो सर्च। अब वो उनको ने कभी ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ने शायद कितना किया है कितना नहीं किया, वो अपना काम करते रहते हैं। इस बारी गवर्नमेंट ने खास तौर पे, ये आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने भी एक वीडियो लास्ट ईयर बनाया था जो पिछले साल में। तो उसमें हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि ये हर बारी जो आपको याद है कोसी में इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी, तो ये कि पूरा एरिया बह गया था और उसमें काफी जानवरों का बहना, ये कई कई चीजें हुई थी। अब ये इस वजह से ये जो इंस्टीट्यूट है इनको खासतौर पे रिक्वेस्ट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप ये बताइए, ये वैज्ञानिक सर्वे को कीजिए, आपका जो तरीका क्या होगा। अब उसमें क्या होता है कि जो वो लोग रॉक से लेकर के, रॉक जो होती है ना, जो चट्टाने होती है, चट्टाने भी, और दूसरी बात है कि जो मिट्टी है, मिट्टी किस टाइप की है, रेतीली मिट्टी है या किस टाइप की है, वो अलग अलग एक वैज्ञानिक तरीका। तो और बाकी नदियों का जल स्तर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा, कितना एरिया को कवर करेंगे। आपको शायद कई लोगों को पता होगा जो ये जो नदी के किनारे जो लैंड बसी होती है उसमें जनरली ना तो कोई हल चलाता है, ना कोई ट्रैक्टर से खेती करता है, ना कुछ ऐसा नहीं करता, क्योंकि उनको ये मालूम होता है वो एरिया को छोड़ दिया जाता है। उसमें एरिया में क्या होता है कि बच्चों के जो एक वैसे खेल ग्राउंड जैसे बन जाते हैं तो उसमें खेलते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो क्यों उसमें ना तो आप कोई परमानेंट स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं ना बना सकते हैं। उसका क्या है कि वो लोग समझदार होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जैसी मानसून की बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो वहां खेलना भी बंद कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया होता है, इसे कहते हैं कि रिवर बेल्ट कहते हैं इसे, रिवर का जो एरिया होता है। तो हमने भी एक अभी जगह पे हमारे यहाँ मसूली में जो रिजॉर्ट बना हुआ है, मैंने उनको एक सुझाव भी दिया था। मैंने कहा यार आप यहाँ पे वाटर पार्क वगैरह कर सकते हो। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, इस एरिया में यहाँ तक पानी टच करता है, तो पानी इस साल भी टच किया था। और एक आगे सरना रुद्रेश्वर महादेव जो रामगंगा में है, उसके सामने वाइल्ड वाटर क्रीक के नाम से है, तो उनसे भी पूछा गया था। तो उन्होंने कहा जी ये जो जहां तक हमने दीवार लगा रखी है, मैंने कहा दीवार के वहां तक कम से कम आगे तक काफी जगह है, लेकिन आपने उसको कवर नहीं कर रखा। कह रहे जी हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, उसका कारण क्या है कि हम इसको फील्ड में छोड़ देंगे। फील्ड में छोड़ दिया, उन्होंने छोटे छोटे पत्थर लगा रखे हैं क्योंकि पानी वहां तक टच करता है। और मैंने इस बार जब मानसून के सेशन में मैं 3 साढ़े 3 महीने गांव में रहा, तो मैंने ये करेक्टली इस चीज को देखा। और वो रिजॉर्ट के वहां तक भी वो पहुंची है नदी का मुहाना, और ये दूसरे वाले जो वाइल्ड क्रीक है इसके किनारे भी पहुंची है। उन्होंने कोई उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा। तो ये इन चीजों को छोड़ दिया जाए, और जो हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं ये इन बातों को बताएंगे कि नदी का एरिया कहाँ तक टच होगा। अब मान लीजिए आपको लगता है कि आधा किलोमीटर की दूरी पे वो नदी बह रही है आज, लेकिन वो देखा कि बिल्कुल यार नजदीक आ गई है, ये कैसे। और कभी कभी वो एरिया से जो एरिया पहले का होता है 1971 में नहीं 1951 की बात है,
कि एक जगह उन्होंने मास्टर जी रिटायर्ड है, तो उन्होंने बताया था कि 1951 में वो नदी का जो नदी का बहाव था वो इधर से था और आज वो बिल्कुल खेत बना हुआ है, खेत जैसा। उन्होंने कहा कभी ये इधर भी आ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न था, उन्होंने कहा ये वैज्ञानिक मामला है। तो ऐसे जगह पे कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कोई मकान बना दे, वहां पे कोई ऐसे पशुपालन का कुछ डेयरी फार्मिंग वगैरह बना दें, क्योंकि वो जो एरिया है नदी का है उसको कब्जा ना कर ले, तो उसमें कोई बस्ती ना बसा दे ऐसे करके। तो वो उसको वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक उनको बताएंगे कि किसी भी टाइम में 1951 में आई तो उसके बाद वो अपने रूट में वापस आ सकती है। ये बहुत जगह थराली और धराली में यही चीजें हुई हैं। कितने सालों के बाद वो नदी फिर अपने वापस उसी क्षेत्र में आ गई है। तो इसमें अचानक जो बारिश का होना या तेज कई चीजें, नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ जाना, ये सब वैज्ञानिक मामले हैं। वैज्ञानिक इसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो जलवायु परिवर्तन के बारे में काफी वो करते रहते हैं। कभी बारिश अचानक हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जिस समय होना होता है उस समय नहीं होती है। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिक बताएंगे। ये बहुत और ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं तो वैज्ञानिक ही रोक सकता है। मानव तो अपना इंक्रोचमेंट करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो वैज्ञानिक सर्वे का एक उत्तराखंड सरकार का एक जो फैसला है बहुत बढ़िया है। जी आगे बताइए। दोस्तों, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो हमें यह समझ आता है कि प्रकृति के सामने हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। उत्तराखंड में कई बार अचानक बारिश इतनी तेज हो जाती है कि नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अगर पहले से वैज्ञानिक जानकारी और योजना हो तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी कारण सरकार और वैज्ञानिक संस्थान अब ऐसे सर्वे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रावत जी, इस सर्वे के दौरान वैज्ञानिक किन किन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं? देखिए, वैज्ञानिकों का मेन कारण है कि वो कितनी दूरी पे बसे हुए। अब मैं आपका एक जर्नल का जिक्र करूंगा। वहां पे एक जगह है, मैंने बोला था कि आप यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाइए। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि उसके किनारे किनारे बरकंडा नाम की जगह है जर्नल के पास में। तो वो जो लोग पहले ऊपर गांव में थे वो सारे उठ करके वहां नीचे आ गए। तो मैंने कहा भाई ये तो क्या हो रखा है कि वहां पर जल निगम का ऑफिस बना हुआ है। तो जल निगम का ऑफिस तो बना है, वो पानी को मापने के लिए भी होता है। तो पानी को उठाता है, पानी को कई चीजें, तो उसके आड़ में कई लोगों ने वहां अपनी रिहाइश बना ली है। तो रिहाइश बना लिए तो उन बातों को वैज्ञानिक जो है ना खास तौर पे देखेंगे कि ये नदी स्तर से कितनी दूरी पर है। अब क्या है कि वो मान लीजिए 15 जून से लेके जून जुलाई अगस्त 3 महीने बारिश का बहुत तगड़ा चक्कर रहता है। इस बार तो अक्टूबर तक भी रही है बारिश, यानी 15 जून से 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 3 महीने का है। अक्टूबर में भी कई बार चले जाता है, चौथे महीने में। तो बाकी के टाइम में क्या वो नदी जो है ना छोटी पड़ती है, वहां से उनको पानी लेना होता है। तो सभी ये आपने देखा होगा जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदी किनारे ही विकसित हुई है। तो इसके लिए ये जो बाढ़ का खतरा बना रहता है उस टाइम में। अब क्या होता है कि इन्होंने साल भर बोला यार कुछ बारिश हो तो हो ही नहीं रही इसने, लेकिन अचानक हुआ 3 महीने के अंदर बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो इसके लिए वैज्ञानिक मिट्टी को टेस्ट करते हैं, वहां की जो चट्टानों को टेस्ट करते हैं, और भी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। ये पत्थर कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये सारा वैज्ञानिक मामला है। तो वैज्ञानिक इन चीजों में ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा कई बार एक न पहाड़ी भाषा में कहते हैं उसे पोर्टर, और वैसे वैज्ञानिक भाषा में उसे कहते हैं एक स्पेशल रॉक होती है वो अलग से, वो चाहे कितना ही पानी आ जाए वो उस पे नहीं होता। ये बात मैं आपको बता दूं, एक जगह है अमरोली, खासतौर पे आपने भी सुना होगा, नौला गांव के सामने अमरोली है। तो अमरोली बिल्कुल नदी के किनारे वो पोर्टर बना हुआ है, जो इतनी जबरदस्त रॉक है वो। तो वो कहता है कि अमरोली गांव को बचाने वाला ये रॉक है। अब हो सकता है कभी इस टाइप की ओलावृष्टि हो जाए, और इस टाइप की बहुत ही खतरनाक चीजें हो जाए। इस बार मैं जब बरसात में था वहां पे, मेरी आप वीडियो देखेंगे तो उन वीडियो में क्लियर है। तो एक बार ये चमोली में शायद वो फटा था रात को, बहुत जबरदस्त आवाज आई थी।
तो पता नहीं कितने वहां पे मवेशी वेशी सब वो अमरोली के किनारे एक रिंगर रोंग ऐसे बन जाता है, मतलब गोल गोल घूमता है वो। तो वहां पे बहुत सारे भैंस वगैरह की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि हालांकि जब दोबारा पानी आया तो पानी से निकल गया फिर उसके बाद। तो उसमें और कई को के लकड़ी वगैरह, मतलब वो सारे छानियां जो बह के आ गई होंगी जब क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा तो किनारे। तो वो जो अमरोली गांव है ना, वो उससे कहते हैं कि ये रॉक जो है ना इसके लिए वरदान है। तो वो भी एक वैज्ञानिक सोचने का तरीका है कि वो रॉक का उम्र कितनी है, यानी कितनी एज उसकी हो चुकी है, कितनी एज आगे है, ये सब वैज्ञानिक तरीका है। तो वैज्ञानिक ये बताएंगे कि कितने एरिया में आप इसको डेवलप करें, कितने एरिया को इसको छोड़ दें, और कितने एरिया में बरसात के टाइम में जनरली आपने देखा होगा कि ये अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ का यमुना का दे देता हूँ। यमुना के किनारे कुछ वेजिटेबल वगैरह होती हैं, और जब आप देखा होगा कि उन किनारे जो लोग बसे होते हैं, उनको बरसात में जब ये यमुना बहुत तेजी से आ जाती है तो सब लोग सड़क के किनारे आ जाते हैं वो। तो उनको ना पहले बता दिया जाता है कि आप यहाँ पे टेम्पररी घर बनाएंगे और परमानेंट स्ट्रक्चर मकान का नहीं बनाएंगे। तो उनके मकान कभी भी परमानेंट नहीं होते। तो ऐसे हम ये कह रहे हैं कि जो नदी के किनारे किनारे हैं वो वैज्ञानिक ये बता दें कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर होगा और ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होगा। लेकिन हमारे इधर काफी परमानेंट स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि अब टूरिज्म सेक्टर डेवलप हो रहा है, कई चीजें और चीजें डेवलप हो रही है। तो रिहाइश की एक, नदी के किनारे हमारा रिहाइश होना चाहिए, नदी के किनारे, ऐसा एक सोच बन गई है, चाहे होटल की है, रिजॉर्ट की है, चाहे अपने घर की बात है। तो वो चीजों में वैज्ञानिक इन चीजों को देखते हैं। जी दोस्तों, इस सर्वे में कई महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है। सबसे पहले यह देखा जा रहा है कि नदी के किनारे बने घर और गांव किस स्थिति में हैं। इसके अलावा नदी के जल स्तर का भी अध्ययन किया जा रहा है। कहाँ-कहाँ कटाव की संभावना है और किन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा ज़्यादा हो सकता है। यह भी देखा जा रहा है कि अगर अचानक पानी का बहाव बढ़ता है, तो उसका असर किन गाँव पर पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो के आगे के हिस्से में हम यह समझेंगे कि इस सर्वे में कौन-कौन सी आधुनिक तकनीकी इस्तेमाल में हो रही है। रावत जी, कई बार देखा गया है कि नदियाँ समय के साथ अपना रास्ता बदल लेती है। क्या इस सर्वे में इस पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। मैंने आपको 1951 की जो बात बताई, रामगंगा नदी का जो एरिया बदल गया अचानक और वो एक कटाव हो गया। आपको याद है कभी क्या होता है, ये मैंने तो खासतौर पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में बहुत जगह देखा है। तो क्या होता है कि इस गांव की जमीन कम हो जाती है, उस गांव की पार वाले गांव की जमीन बढ़ जाती है। तो वो सब नदी के कटाव के कारण से होता है। अब वो कहते हैं वो भी एक मतलब एक सुरक्षित जगह नहीं है जहां पे नदी ने अपना क्षेत्र को छोड़ा है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत कुछ कोई चीज उगाने लग जाओ, कुछ चीज परमानेंट चीजें बना दो, वो नहीं है। वो सारा नदी का एरिया है। तो वो जैसे मान लीजिए आप कोसी में, रामगंगा में तो शायद खनन नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये जहां से निकलती है वहां से लेके बीच में कुछ मात्रा में मासी और चौगटे के बीच में खनन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो शायद बंद कर दिया गया, क्या कि वो इसको जो हॉट मिक्स प्लांट बनाने के लिए शायद उसमें से कुछ लेते थे। कुछ पीरियड में कुछ और जगह पे भी हुई तो सारी बंद होगी। ऑलमोस्ट इसमें शायद कोर्ट ने भी कुछ डिसीजन दिया कि रामगंगा में कुछ नहीं होगा। और रामगंगा में जनरली क्या हो रहा है कि ये जिम कॉर्बेट से निकलती है, इसमें खनन यहाँ नहीं होता। यहाँ खनन होता है तो शायद ये मुरादाबाद से नीचे शाहजहांपुर वगैरह में, इन साइडों में होता है। और बाकी हम तो बेसिकली पहाड़ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और दूसरा, बहुत सारी कुछ नदियां हैं जिनमें से कि खनन हो रहा है, खासतौर पे ये कोसी में हो रहा है। कोसी नदी जो रामनगर में मिलती है एक साइड में, एक साइड में रामनगर के जिम कॉर्बेट के एरिया में रामगंगा बहती है, एक साइड में बाहर की साइड में कोसी बहती है। तो ये बेताल घाट का मैं आपको बताऊंगा कि खनन वालों ने यहाँ पे बिल्कुल नदी का एक ऐसा रूप बना दिया है, बहुत ही खतरनाक रूप उसको, क्योंकि वो जो उसमें से रेता है, रेता को हर साल निकाल देते हैं।
और उसके बाद उसमें से जो वो जो होते छोटे छोटे उनको क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं, जो डैश कैनी, वो सारी चीजें निकाल लेते हैं। वो भी ऐसे आजकल काम पता नहीं क्या क्या चीजों में आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारा आपने पहाड़ों में देखा होगा कि रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आपको बालू रेता वगैरह चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, ये सारा खनन के मार्फत हो रहा है। अब उसका रेट लगाते हैं, क्या लेते हैं, किस तरह से करके, तो ये सारी बातें ऐसे नदियों का जो स्वभाव है वो बदलने का। नदी नदी का क्या है कि मान लीजिए एक अवरोध पैदा हो गया। एक बार पिथौरागढ़ की कोई नदी थी, उसमें अचानक देखा तो उसमें जरा सा बहाव तेज हुआ तो बीच में से चट्टान ऊपर से कटी, और वो बीच में से वहां पे मतलब एक बहाव अवरुद्ध हो गया, रुक गया, और वहां पे झील बन गई। वो झील इतनी खतरनाक थी कि आने वाले पानी में यदि उसको 24 घंटे 48 घंटे में नहीं तोड़ा जाता तो वहां पे पता नहीं क्या हो जाता, कुछ गांव को और भी खतरा पैदा हो गया था। तो ऐसी जो बातें हो रही हैं, तो नदी का तो स्वभाव है बदलने का। न कोई एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किसी ने बोला क्या नदी भी सोती है? उन्होंने बोला जी हाँ जी, 1 सेकंड के लिए सोती है। तो ये एक सोचने वाली बात है। वैसे हमें कुछ पता नहीं है कि अचानक उसका स्वभाव क्या बदल जाए, क्योंकि उसको जहां पे रोका जाएगा वहां पे उसका स्वभाव और भी खतरनाक। और एक आवाज आती है, आप नदी को बड़े शांत स्वभाव से सुनोगे, उसकी आवाज आती है। क्या आपने यमुना नदी की आवाज सुनी है कभी? नहीं सुनी है, लेकिन पहाड़ों में नदियों की आवाज आती है, तो वो एक आपको चेताती है कि भाई अब मैं इधर से भी आ सकती हूँ, इधर से भी आ सकती हूँ। मतलब आप उसका स्वभाव है, जहां से उसको रास्ता वैसे मिलेगा। अब वो खनन माफिया सब सारे उसको करते जा रहे हैं, तो वो सब उधर को बहा ले जाएगी सारा, और भी रौद्र रूप हो जाएगा। तो ये सारे वैज्ञानिक मामले हैं। अब वैज्ञानिकों के थ्रू कैसे बताया जाए किस तरह से कि ये चीजें ना हो करके, इन पे बहुत सारी चीजों पे रोक लगनी चाहिए। और ना लगे तो फिर कम से कम एक मतलब अवेयरनेस, एक जागरूकता पब्लिक में होनी चाहिए। जी दोस्तों, नदी का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह समय के साथ अपना रास्ता बदलती है। पहाड़ों में यह बदलाव और हम्म भी तेजी से हो सकता है। इसी कारण वैज्ञानिक यह भी देख रहे हैं कि अगर भविष्य में नदी का बहाव बदलता है तो उसका असर किन गांवों और किन इलाकों पे पड़ सकता है। रावत जी, इस सर्वे में जीआईएस मैपिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे दर्शकों हम्म को आसान भाषा में बताएं कि यह तकनीकी क्या होती है। देखिए, जीआई भूगर्भ शास्त्रियों से आप पूछोगे, क्योंकि ये मामला सारा वैज्ञानिक है, तो हम इसकी जो डिटेल एक आम शब्दों में यदि हम वैज्ञानिक तरीके से बताने लगे तो आप कई की बात समझ नहीं आएगी। तो जीआईएस एक सिस्टम है कि भाई कैसे भूगर्भ के नीचे क्या क्या चीजें होने जा रही है। तो वो सारे के सारे भूगर्भ शास्त्री बता सकते हैं कि वो कहते हैं जैसे यार कि भूकंप आता है, ये आता है कई चीजें। वैसे ही नदियों में भी भूकंप आता है। ये समुद्र में नहीं आता, समुद्र में भूकंप आता है तो नदियों में भी भूकंप आता है, हर तरह से। तो जीआईएस मैपिंग एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम बना है। तो वो पूरा इसका मतलब एक रूपरेखा जैसी बना देते हैं, एक रेखा चित्र अच्छी तरह से खींच लेते हैं। और सैटेलाइट, आजकल के टाइम में सैटेलाइट से पता चलती कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आपको पता होगा अलकनंदा वाली झील पे, जहाँ पे एक गोरी नदी है, एक और एक नदी का और नाम था, तो वो नदियों में अचानक सैटेलाइट से पता चला था। आपको देखिए बारिश हो रही और वहां कुछ पता नहीं चला। वहां पे जेपी का जो पांडुकेश्वर जगह है, पांडुकेश्वर से ऊपर की साइड में धौली गंगा की बात कर रहा हूँ। वहां पे इनको पता कैसे चला? सैटेलाइट से। ये बड़े शांत थे, देखा तो वहां ये बहुत बड़ी झील बन गई अचानक। तो वो सारा एक सिस्टम है। अब तो एआई आ गया। एआई आज अभी आपको बताता है ये सारा सैटेलाइट से। इसरो का भी इसमें काफी योगदान है। तो कि भाई इसरो आज बता देता है क्या प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, क्या भविष्यवाणी हो सकती है, सटीक एक अध्ययन। तो हमारे जो भूगर्भ शास्त्रियों के लिए एक ये किस्म से वरदान साबित हुआ है। और आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि सैटेलाइट सिस्टम हमारे स्पेशली खासतौर पे नदियों के लिए सैटेलाइट जा रहे हैं। अब नदियों का पानी आपने देखा होगा पहाड़ों में, जो नदियों का पानी पहाड़ों में तो शायद रुकता नहीं है, सब बाहर नीचे की ओर आता है। चाहे डैम वगैरह जो बनाए जाते हैं तो कुछ ही हैं। एक टेरी डैम बनाया गया जिसमें कि कितना हो अल्लाह हुआ किस तरह से ऐसे करके, तो उसमें देखा जाता है कि यार
वहां पानी को इतना रोकने से कहीं भूकंप तो नहीं आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। जीआईएस मैपिंग एक सैटेलाइट के जरिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है, उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर दिया गया है, तो बहुत बढ़िया। और नदी का क्या है, जब आपको लगता है सूखी नदी है, अचानक इसमें इतना जबरदस्त बाढ़ आ जाता है, वो सब कुछ बहा के ले जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि भूगर्भ शास्त्री जो भूवैज्ञानिक है, जियो साइंटिस्ट जिनको कहा जाता है, जियो साइंटिस्ट, जियो साइंटिस्ट ये सभी चीजें इसको करते हैं। और सैटेलाइट एक अच्छा उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। सटीक भविष्यवाणियां, सटीक अध्ययन हो पाता है इस चीजों का, कि वो जी मिट्टी से लेके पत्थर तक का, इनका सभी का वो करते हैं। भूगर्भ के नीचे क्या हो रहा है, कभी कभी नीचे से भूकंप आता है तो नदी का किनारा है। आपको ये बता दूं, एक गुजरात में एक तो अर्थव्यवस्था ही वहां पे एक लोथल नाम की जगह थी, वहां पे जो वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि वो नदी के किनारे था। बाद में देखा एक भूकंप आया, वो नदी बिल्कुल नीचे चली गई। ये और ऐसे आपने शायद पहाड़ों में, जब ब्रिटिश काल से पहले जब गोरखाओं का काल था, उस टाइम भी बड़ा जबरदस्त भूकंप आया था, एक बार ब्रिटिश काल में भी आया था। तो वो उसमें क्या होता है, कुछ गाड़ गधेरे आपने देखा होगा कि नए बनाते हैं, और कुछ गाड़ गधेरे डाउन खत्म हो जाते हैं, और वो तो काफी कुछ चेंज हो जाता है उसमें। तो वो एक्टिविटीज अंदर क्या हो रही है, ये जीआईएस मैपिंग है, जीआई का। और अंदर की साइड में भूगर्भ शास्त्रियों का एक वो है अध्ययन, बहुत जबरदस्त। तो इससे टाइम टू टाइम ये पता लगता रहे, तो ये कहते हैं। और हमने एक सिंपल शब्दों में, दो ज्यादा बड़े उसमें नहीं बताया कि, और वैज्ञानिकों का ये जो अध्ययन करने का तरीका है, ये बिल्कुल आजकल जो नए आधुनिक उपकरण आ गए हैं उनमें उनके लिए एक अच्छा साबित हो रहा है। जी दोस्तों, जीआईएस मैपिंग एक आधुनिक तकनीकी है। इसके जरिए सैटेलाइट तस्वीरों और नक्शों की मदद से किसी भी क्षेत्र का बहुत सटीक अध्ययन किया जा सकता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि नदी का वर्तमान रास्ता क्या है और भविष्य में उसका बहाव किस दिशा में जा सकता है। रावत जी, इस सर्वे के पूरा होने के बाद आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, आज आपको पता लग जाता है कि जैसे आप कोई किसान लोग कुछ ये लगा रहे हैं, मतलब सब्जी वब्जी लगा रहे हैं, तो उनको पता है कि ओलावृष्टि होने वाली है, पाला वाला गिरने वाला है, तो उसको बचाव के लिए बहुत कुछ करते हैं। आजकल पॉली हाउसेस है, या है इस टाइप की। तो वैसे ही ये यहाँ पर है, यदि वो पहले पता लग जाए, वो कहते हैं यार, बोला कि इस एरिया में यहाँ पे आपको मकान नहीं बनाना, और ऐसा बनाना भी है तो इस तरह से एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना है। तो उससे क्या है कि पहले ही मतलब उसके थ्रू आपकी जो योजनाएं होंगी ना, वो योजनाएं इस टाइप से बनेंगी, उनसे दूरी से बनेंगी, मतलब एक आपको नुकसान नहीं होगा। मैंने एक चीज और देखी है, मैं चौखटिया के बीच में आगे एक गांव है, तो हमारे वो रिश्तेदारी भी है, तो वहां उन्होंने ने रोड भी डाल रखी है उस गधेरे के अंदर, और साथ में किनारे किनारे वहां पे एक फुटबॉल का ग्राउंड बना रखा है। फुटबॉल या क्रिकेट जो भी खेलते हैं वो लोग बच्चे, ठीक है। तो उन्होंने, मैंने कहा यार ये आपने पूरा जो नाला है, जो गधेरा है, उसके लिए तो आपने कम छोड़ेगा। कह रहे जी ये सूखा गधेरा है, लेकिन जब वो आता है ये भटकोट के पास में, बहुत ही खतरनाक आता है। यदि चौखटिया से आसपास वाले कोई हम देख रहे होंगे, तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक तो इसके वहां की साइड में, वहां पे जब वो ग्राउंड बनाया गया, तो ग्राउंड के किनारे किनारे, लेकिन मैंने कहा यार ये तो, इसमें तो रोड भी आपने बना रखी है, क्योंकि वो सिर्फ 3-4 महीने एक्टिव होता है जब बारिश आती है, 3 महीने के लिए शायद उसको बंद कर देते हैं। तो अब जो कह रहे हैं कि अब ये जैसे मतलब ये योजनाएं कैसे बने, हमारी जो योजना है सटीक, जैसे ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट होती है उसके अनुसार बने। वैज्ञानिकों को वहां जा करके सर्वे करना चाहिए, और तब ये जो चीजों का फायदा होगा। नहीं तो यदि वो किताबी इस स्टाइल में या फाइलों के स्टाइल में काम करेंगे तो नहीं होगा। जनरली जाते हैं, जब वो झील भी वहां पे पांडु के सर से ऊपर की साइड में जब जेपी का प्रोजेक्ट था, तो वहां पे काफी लोग गए थे, मतलब साइंटिस्ट लोग गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो टनल बन रही है ये बहुत खतरनाक है, ये पहले ही बता दिया। लेकिन उनकी रिपोर्ट को इन्होंने शायद कूड़े में डाल दिया था। तो जबकि जब ये होता है कि नहीं नहीं ये हमको भी बनानी है, तो बहुत सारी चीजें होने जा रही है। अब
मान लीजिए इधर आप हम किसी विकास के अगेंस्ट नहीं है, ये बात हम क्लियर कर देते हैं। चाहे आप टेरी डैम बनाइए, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बनाइए, चाहे कोई भी चीज बनाइए, लेकिन वो चीजों का प्रकृति के आगे, आपने 2013 की आपदा को देखा ही है, जिसमें कि मैं फिर उसके बाद गया था, ये 2023 में गया था वहां पे केदारनाथ, तो उन्होंने कहा था ये सारा एरिया बह गया था, पूरी पार्किंग थी, सब कुछ था, पता नहीं कितनी गाड़ियां कितने बह गए कैसे, इतना वो नुकसान होने से बचाया जा सकता है। अब बता दिया गया कि इससे नीचे कोई नहीं जाएगा। उन दिनों तो वो मतलब आता नहीं था, जब ये शायद कुछ सालों तक वो बरसात वगैरह मानसून की बारिश भी होती थी, वो भी नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो 2013 में जब आया था तो बहुत ही खतरनाक आया। वो पता नहीं कैसे, वही तो क्लाउड बर्स्ट ही तो हुआ था, वो झील ही तो टूटी थी वो। तो ये जो वैज्ञानिक तरीके हैं, इनसे जो योजनाएं बनाई जाएंगी, अब ये गवर्नमेंट ने जो बात कही है वैज्ञानिक तरीके, क्योंकि उनकी बात भी वो नहीं मान रहे थे। अब ऐसा ना हो कि ये रिपोर्ट बनाए और कहीं वहां पे किसी बड़े बड़े लोगों के रिजॉर्ट वगैरह हो किनारे किनारे, वो कहे यार ये रिपोर्ट को ना कूड़े में डाल दो, ऐसे कर दो, तो ये बहुत बड़ी मान गलतियां होती है, उसका हमको भोगना पड़ता है। चाहे आप कह रहे हैं कि 2010 में कोसी में बाढ़ आई थी, या मैं कह रहा हूँ 2018 में भी आई थी। रामगंगा का तो एरिया काफी खुला हुआ है, लेकिन कोसी और गगास और सहायक नदियां हैं, ये बहुत पतली हो जाती है, बहुत पतली पतली हो जाती है, तो इनको कभी लगता ही नहीं कि इतनी खतरनाक बाढ़ आती है। कभी कभी तो वो मैंने ये विज्ञान सेना में देखा है कि गगास नदी का जल स्तर इतना खतरनाक स्थिति में होता है, जबकि उधर की साइड में जब क्लाउड ब्रस्ट वगैरह या लैंडस्लाइडिंग होती है तो सारे सारे नीचे आता है। रामगंगा का जल स्तर कम हो रखा होता है, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन वहां से पानी काफी आता है। ये भी मैंने देखा है इस बार जब मानसून में रहा हूँ, तो मानसून की मेरी वीडियो काफी है, तो आप यदि कभी देखना चाहे, मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग जो की है ना, तो उसको एक्चुअल में देखा है कि किस एरिया में, मैंने पहले बता दिया था कि इन एरिया में जो होटल्स वगैरह बन रहे हैं ये बहुत डेंजरस है आने वाले टाइम में। ये हो सकता है आपको थराली और धराली का मालूम है ना, वहां 2 बजे के आसपास आई है, और पता नहीं चला, वो लोग खाना खा के कुछ लोग सो रहे थे, पता नहीं कितने लोग नीचे दब गए, उनका कुछ पता नहीं, कोई बॉडी नहीं निकली वहां से। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कहते कि मकान दबे, मकानों के नीचे कुछ नहीं था क्या? तो इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग, देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें बना दी है, वो कहते हैं कि ये बना दो, लेकिन वो कितने एक्टिव हैं, कितने कागजों पे मतलब वो धरातल पे सही चल रहे हैं, कागजों पे तो सब सही चल रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है। तो वो ये बातें हम आपको यही बता रहे हैं कि भाई समय रहते हुए हमारी जो योजनाएं हैं वो अच्छी बने, और हमें उसको अपने उस पे उतारें, मतलब ये कि जीवन में उतारें, तभी हमारा जीवन भी बच सकता है। नहीं तो फिर वही होगा कि हमारी बातें कोई, हम किसी की बात सुनते नहीं है, वैज्ञानिकों की बातें तो देखिए, आप आज डीएम की बात तो सुनेंगे, लेकिन कोई वैज्ञानिक जो कि डीएम के इक्विवेलेंट ही सब कुछ पाता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे यार ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। वो जब रोड बनती है तब भी वो बात को बता देते हैं कि यहाँ से इतने गाड़ गधेरे आते हैं, इतने ये आते हैं, ये रोड में ऐसे। अब हमारे यहाँ ही था एक, उन्होंने क्या किया, वो नीचे से पानी का बहाव रहता था, वो कलमड़ कलमड़ जो है धंस गया, तो देखा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है वो 12 रामनगर टू बद्रीनाथ, और बीच में उन्होंने क्या काम किया, उससे नीचे पत्थर डाल दिए, उसके अंदर पत्थर डाल करके रोड को बना दिया, कोई काम नहीं। तो मैंने कभी ये तो कभी कभी मतलब ये खोखला हो जाएगा कभी इसमें, कह रहे जी नहीं। अब उसके नीचे एक स्ट्रक्चर था पानी निकलने का, वो स्ट्रक्चर को उन्होंने बंद कर दिया, तो कभी हो सकता है कभी पानी आए कभी ना आए, इस तरह से, इसके बारे में कुछ नहीं। तो वैज्ञानिक इसके बारे में काफी सोच बता देते हैं, तो एक अलर्ट करते हैं वो टाइम टाइम रहते हुए। तो अब हमें कुछ आदत भी पड़ गई है कि इस तरह की सब चीजें होने और झेलने की, तो मुझे लग रहा है इससे ये हो तो हमारा नुकसान बहुत कम होगा वैज्ञानिक तरीके से। ये जी रावत जी, आप अक्सर जो है जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं पहाड़ में रह के, जी तो अगर हमारे दर्शक अगर आपसे जुड़कर आपकी वीडियोस को देखना चाहे, तो आप हमारे जी दर्शकों जी को अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताएं, ताकि हमारे दर्शक आपकी वीडियो भी देख सकें।
ओम प्रकाश जी, धन्यवाद, आपने ये मुझे बताने का अवसर दिया। देखिए, ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो आपके फाइलों से कई दूर मतलब उसका आंकलन होता है। वो देखिए आप जिस मतलब हम लोग एक सस्पेंशन पुल है उसके ऊपर खड़े होके देख रहे थे, तो वो जनरली वो नीचे तक पानी टच कर रहा था। तो बताइए, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं पुल को भी ना उड़ा दे करके। तो बताइए, और आज आप उस नदी का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कहेंगे ये कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। तो वो भाव जो देखा है, तो मैं वो वीडियो आप मेरी देखना चाहेंगे, क्योंकि मैं जो 3 साढ़े 3 महीने बरसात मानसून के टाइम पे रहा हूँ, वो जबरदस्त मैंने छतरी से रिपोर्टिंग की है। भीग गए कोई बात नहीं, भीगने से। तो मेरा चैनल का नाम है विकसित भारत @2047 और मेरा नाम आएगा कुंवर सिंह रावत करके। तो आप उसको चेक कर सकते हो। विकसित भारत में और भी आ सकते हैं, लेकिन हमने विकसित भारत नाम रखा है अपने चैनल का, वो कुछ कारणवश है। विकसित भारत @2047 और आगे कुंवर सिंह रावत करके, तो ये आप उसको सर्च मार सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग के पास सही और वैज्ञानिक जानकारी होगी। उसके आधार पर ऐसी योजनाएं बनाई जा सकेगी जिससे बाढ़ और आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, उत्तराखंड की नदियां हमारे जीवन का आधार भी है और कई बार चुनौतियां भी बन जाती हैं। इसलिए समय रहते यह सही जानकारी और तैयारी बहुत जरूरी है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके गांव के पास भी कोई नदी है और क्या आपको भी मानसून के समय बाढ़ का खतरा रहता है। रावत जी, आपने बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से इस विषय को समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, थैंक अगर यू। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड संवाद चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं ओम प्रकाश। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।